हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारा थ्योरी लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग करने वाले थे एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी प्रॉब्लम जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं उसको करने वाले हैं। ओके, आगे के लेक्चर में तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को करने के लिए जितने भी फॉर्मूलेस यूज़ होने वाले हैं और जितना फार्मूला हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं उन सभी को आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर आप लोग के लिए चैप्टर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी फार्मूला यूज़ नहीं होगा आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला है यहाँ पर जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी सिस्टम्स में जो इंडिविजुअल पॉइंट पर जो चार्ज होते हैं तो उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उन सभी चार्ज का एल्जेब्रिक सम जो है उस पूरे सिस्टम के टोटल चार्ज के इक्वल होता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, नेट चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। तो इसको याद रखिएगा, जहाँ पर Q1 Q2 Q3 ये क्या चीज़ है, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। नेट Q को क्या कहा जाता है, नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज है या चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। जहाँ पर Q को कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और N को कहा जाता है इंटीजर मल्टीपल या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसका वैल्यू क्या कंसिडर किया जाता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 सो ऑन, ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके, यहाँ पर E क्या चीज़ है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कहते हैं इसको, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जिसका वैल्यू कितना होता है, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे थर्ड फॉर्मूला है कूलम्स लॉ। क्या है, कूलम्स लॉ। इसी को क्या कहा जाता है, कूलम फोर्स कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को कहा जाता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ये क्या कहता है, जो फोर्स होता है F, ये किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो ये है स्केलर फॉर्म। इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, वेक्टर F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, जहाँ पर यूनिट वेक्टर R जो है ये जो कूलम फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शंस को शो करता है। ये भी हम लोग देख चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में F का मतलब क्या है, इसी F को बोला जाता है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। Q1 Q2 को कहा जाता है पॉइंट चार्ज, R को कहा जाता है पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, 1/4πε0 को कहा जाता है मीडियम का कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी के, और रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ पर एप्सिलॉन को कहा जाता है किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और एप्सिलॉन 0 को कहा जाता है वैक्यूम या फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसी को यहाँ पर आप लोग को लिखना है। के क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन क्या है, किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन 0 को क्या कहा जाता है, वैक्यूम या एयर का या फ्री स्पेस का क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी सिस्टम में जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो किसी भी इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर अदर चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, तो वो जो इंडिविजुअल फोर्स होते हैं उन सभी का जो वेक्टर सम होता है वो टोटल नेट फोर्स के इक्वल होता है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने वेक्टर सम बोला है। वेक्टर सम मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी कंसिडर करना है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें मैंने कहा था एल्जेब्रिक सम बोला था। मतलब वहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो साइन लेना है और यहाँ पर आपको डायरेक्शंस कंसिडर करने हैं। ओके, तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद रखिएगा जो टोटल नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जो पहले पॉइंट चार्ज के ऊपर दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, या फिर पहले पार्टिकल्स के ऊपर जो तीसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, या फिर जो पहले पार्टिकल्स के ऊपर nth पार्टिकल्स की वजह से या nth चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये सभी का जो वेक्टर सम है टोटल नेट फोर्स के इक्वल होते हैं। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। इसको हम लोग थ्योरी में अच्छे से देख चुके हैं, तो उसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये टोटल फोर्स है, ये पहले चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स है, और ये जो है पहले चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर nth नंबर के जो चार्ज पार्टिकल हैं या चार्ज है उनके वजह से फोर्स है। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर में देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंड होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को फिर 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया था, जिसमें से फर्स्ट था लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, जहाँ पर लेमडा को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और क्यू को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और यहाँ पर एल को कहा जाता है यूनिट लेंथ। इसी फार्मूला को कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है डी क्यू अपॉन डी एल। तो याद रखिएगा ऐसा भी होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। कब? जब चार्ज का वैल्यू क्या हो? चेंज हो या वेरी हो, कंटिन्यू, या फिर एल का वैल्यू भी क्या हो? वेरी हो या चेंज हो एल के वैल्यू में। उस सिचुएशंस में इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है। उसी के बाद जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकेंड टाइप है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट सरफेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, जहाँ पर सिग्मा को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और एस को कहा जाता है सरफेस एरिया। और इस फॉर्मूले को भी किसी किसी बुक में ऐसा लिखा जाता है सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, तब भी ये वही है। फ़र्क कितना, यहाँ पर Q और S दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पर Q का वैल्यू और सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर चेंज होते रहता है। तो उस सिचुएशंस में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर DQ का मतलब होता है चेंज इन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यहाँ पर होता है चेंज इन सरफेस एरिया। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। चलिए थर्ड बात करते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो थर्ड टाइप है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जहाँ पर क्यू को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और वी को कहा जाता है वॉल्यूम, और रो को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, और इसी को किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब चार्ज या वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो? वेरी हो, उस सिचुएशंस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को ऐसा डिफाइन किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो केस है वो हमको 1D में मिलता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस हमको 2D में मिलता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस हमको 3D में मिलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, और यहाँ पर इसका यूनिट भी याद रखिएगा कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका जो यूनिट होता है कूलाम पर मीटर होता है, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है इसका यूनिट जो है कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो यूनिट होता है कूलाम पर मीटर का क्यूब होता है। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम फोर्स, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फार्मूला भी देख चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है? जो कूलाम फोर्स है यूनिट चार्ज के ऊपर उसके इक्वल होता है, या इसी को बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है,
या फिर जो फोर्स होता है और जो यूनिट चार्ज होता है दोनों एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्सर्टेड फोर्स है या एक्सपीरियंस्ड फोर्स है, किसके द्वारा, यूनिट चार्ज के द्वारा। ये क्या है, Q0 यूनिट चार्ज है, या इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एट्थ नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये भी हम लोग देख चुके हैं, कोई भी पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। जहाँ पर ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू क्या है, चार्ज है, और आर क्या है, डिस्टेंस है। जो पॉइंट चार्ज है और जो सोर्स चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, और 1/4πε0 क्या है, इसको कांस्टेंट कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। हमको एक सिस्टम दिया गया है जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के ऊपर वो कितना होता है, इज इक्वल्स टू के समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n Q/n/r² NP यूनिट वेक्टर r NP इतना होता है। ये फार्मूला भी हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या फिर भी कुछ डाउट रह जाता है आप लोग को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, चलिए 10th नंबर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q×2a वेक्टर। जहाँ पर वेक्टर P को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q को कहा जाता है सोर्स चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और 2a को कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ, या इसी को कहा जाता है ड्रॉ वेक्टर -Q चार्ज टू +Q चार्ज कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ये भी हम लोग देख चुके हैं, किसी भी जो पॉइंट चार्ज है अगर उसको डाइपोल एक्सिस पे कहीं पर भी रख दें, डाइपोल एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर रख दें, तो उस पर डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्सियल ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³ और यूनिट वेक्टर p। यहाँ पर यूनिट वेक्टर p ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर या डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर रखे चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म में, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³, ऐसा भी लिख सकते हैं। जहाँ पर ई एक्सियल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज केप्ट इन दी डाइपोल एक्सिस। ओके, P को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, R को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन दी टेस्ट चार्ज एंड दी डाइपोल। ओके, और सेंटर ऑफ डाइपोल। 1/4πε0 को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 12th नंबर का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इक्वेटोरियल एक्सिस पॉइंट चार्ज ऑन अ डाइपोल। तो ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, वेक्टर ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू -1/4πε0 p/r³ यूनिट वेक्टर p। यहाँ पर माइनस ये बताता है कि इक्वेटोरियल एक्सिस पॉइंट की जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में। इसी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लें तो क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³, ये हो जाता है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। जहाँ पर ई इक्वेटोरियल क्या है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल एक्सिस पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ओके, और पी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और आर को कहा जाता है टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर से, और इसको कहा जाता है कांस्टेंट 1/4πε0। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन दी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों के बीच रिलेशन होता है, जो एक्सियल पॉइंट पर जो पॉइंट चार्ज होता है उस पर डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये हमेशा दोगुना होती है। किसकी दोगुना होती है, जो इक्वेटोरियल एक्सिस पॉइंट पर जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उससे दोगुना होती है।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के बीच का रिलेशन ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हम लोग देख चुके हैं और ये होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म है, इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जहाँ पर टाउ को कहा जाता है प्रोड्यूस्ड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P is that electric dipole moment and E is the electric field intensity, and theta is the angle between the electric dipole moment and the electric field intensity. Okay, let's move on, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है 15 नंबर का फॉर्मूला, वर्क डन ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, W इज इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पर W को कहा जाता है वर्क डन, P को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा को कहा जाता है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 फार्मूले हैं और तीनों फार्मूले को याद रखिएगा। अगर हम लोग एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखें तो ये होता है फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहाँ पर ए को कहा जाता है एरिया वेक्टर और ई को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इन दोनों को हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर याद रखिएगा फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वेक्टर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर ए जो है एरिया वेक्टर कहा जाता है और थीटा को कहा जाता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो होता है फाई ई इज इक्वल्स टू लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या इसी को स्केलर फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये कौन से केस में मिलता है, अगर हमको किसी भी शेप का बॉडी दिया गया है जिसको हम लोग इरेगुलर बॉडी बोलते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं गॉस के अकॉर्डिंग। गॉस नाम का जो साइंटिस्ट था इन्होंने फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया और इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस होता है या क्लोज्ड बॉडी होता है उसके अंदर में जितना चार्ज होता है वो जो है 1/ε0 के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो इसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन कंसिडर किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, गॉस के अकॉर्डिंग, या इसी को कहा जाता है गॉस लॉ। ओके, आगे देखते हैं 17 नंबर का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ देखने के बाद हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर में देखा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे जो कि था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ की हेल्प लेकर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, E इज इक्वल टू 1/2πε0 λ/r। उसके बाद आगे हम लोगों ने निकाला था गॉस लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट प्लेन शीट दिया हुआ था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, E इज इक्वल टू σ/2ε0। ओके, जहाँ पर सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है और ε0 को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। उसके बाद गॉस लॉ के हेल्प से हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, किसके लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। किसके लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। और ये हम लोग 3 केस में निकाले थे। हम लोग फर्स्ट केस में निकाले थे जब स्मॉल आर का वैल्यू जो है कैपिटल आर के वैल्यू से बड़ा था, तो इस केस में हम लोग निकाले थे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के वैल्यू के इक्वल था तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने निकाला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद थर्ड केस में हम लोगों ने निकाला था जब स्मॉल आर का वैल्यू छोटा था कैपिटल आर से, तो इस केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था E इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सभी एप्लीकेशन आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ था। एक और एप्लीकेशन बच जाता है सॉलिड स्फीयर, लेकिन ये आप लोग के सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। तो इसके लिए हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोगों ने बस ऐसी चर्चा किए थे, डेरिवेशन नहीं किए थे। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मिलता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये कौन से केस में मिलता है, जब कैपिटल आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कैपिटल आर से।
ओके। और ये वाला केस हमको कब मिलता है, जब आर का स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होता है। और ये वाला केस हमको कब मिलता है, जब स्मॉल आर का वैल्यू जो होता है लेस देन होता है कंपेयर टू दी कैपिटल आर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 1 का जितने भी फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में सारा चीज़ डिस्कस कर लिए हैं। और अगर कुछ छूट गया होगा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, तो वो जो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो वो सारा चीज़ आप लोग का कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर का A to Z पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इस पूरे चैप्टर से हम लोग जितना स्टडी करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जब आप लोग का एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो और हम लोग मार्क्स वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।